Hi everyone. Today we are going to discuss a very important topic for all types of students, whether he is studying in post graduation or simple graduation. तो ये हमेशा इंडियन क्लासिक लिटरेचर का पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं रसा थ्योरी, यानी रस का सिद्धांत। ये रस का सिद्धांत क्या है, आज हम लोग एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्या है, इसका उपयोग लोगों ने क्यों किया और ये इतना बहुत ज्यादा फेमस क्यों हुआ। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रस थ्योरी के बारे में। तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। रस थ्योरी जो है ना, इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स, यानी भारतीय साहित्य में सौंदर्य जिसको कहते हैं, सुंदरता जिसको कहते हैं, वो है फाउंडेशन। यह एक आधार है किसका? इंडियन एस्थेटिक्स, जिसको सौंदर्य कहते हैं, भारतीय सौंदर्य कहते हैं, एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी साहित्य की जो आलोचना होती है, समालोचना होती है, उसका यह एक फाउंडेशन है, आधार है। कौन? रसा थ्योरी। ये जो वर्ड रसा है, इसका लिटरेरी मीन्स क्या है, या लिटरली अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है जूस, यानी रस, इसेंस यानी सार, किसी चीज का क्या निचोड़ है, या इसका स्वाद, जिसको फ्लेवर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें ड्रामा की, तो यह रेफर करता है इमोशनल फ्लेवर को, यानी भावनात्मक स्वाद, या एक जो टेस्ट है जिसको हम कहते हैं, और एक सौंदर्य वाली एक्सपीरियंस, यानी एस्थेटिक एक्सपीरियंस की बात यहां हो रही है, दैट द ऑडियंस एंजॉय, जो एक ऑडियंस यानी जो दर्शक होते हैं वो जो एंजॉय करते हैं, वही यह रस है, ठीक है। रस इज नॉट मियरली इमोशन, ये केवल इमोशन नहीं है, भावना नहीं है। इट इज द रिफाइंड एंड यूनिवर्सलाइज्ड एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। यह ऐसी भावना है, कैसी भावना है, जो रिफाइंड है, बहुत ही परिष्कृत जिसको कहते हैं, बहुत ही फिल्टर्ड, और एक यूनिवर्सलाइज्ड यानी एक सार्वभौमिक, जो कि पूरे विश्व में देखा जा सकता है। ये जो थियरी है, इसकी व्याख्या, ये जो थियरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, हाउ आर्ट, कला, स्पेशली ड्रामा, जब हम नाटक की बात करते हैं या नाट्य शास्त्र की बात करते हैं, और पोइट्री यानी काव्य की या कविता की बात करते हैं, कैसे यह थियरी बहुत ही गहरा इमोशनल सेटिस्फैक्शन लाती है, यानी एक ऐसी संतुष्टि लाती है, कहां पर? इन द माइंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, यानी दर्शक और पढ़ने वाले पाठकों के बीच में ये कैसे एक बहुत गहरा और भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करती है, देती है, उसकी बात यह करता है थ्योरी। ये जो थ्योरी है, इसको सिस्टमेटिकली पहली बार प्रेजेंट किया गया भरत मुनि के द्वारा, जिनको नाट्य शास्त्र का जनक भी कहा जाता है भारत में, और उनके फेमस वर्क नाट्य शास्त्र, ठीक है, जिसे इस शास्त्र को कब लिखा गया? बिटवीन 200 बिफोर कॉमन एरा एंड 200 कॉमन एरा के बीच में, ठीक है। बाद में जो महान स्कॉलर्स हुए, जैसे कि अभिनव गुप्त, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंटरप्रेट किया, व्याख्या की, और इसको एक्सपैंड किया और बढ़ाया, और इसको एक फिलोसॉफिकल डेप्थ दिया, यानी दार्शनिक गहराई भी प्रदान की, जिनका नाम था अभिनव गुप्त, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अब बढ़ते हम लोग आगे, ऑरिजिन एंड बैकग्राउंड, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई, यानी अभ्युदय कैसे हुआ, इसका आगमन कैसे हुआ, और इसका एक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है इसकी। द नाट्य शास्त्र इज कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज ऑन ड्रामा, यानी ड्रामा के ऊपर। ये नाट्य शास्त्र जो है ना, यानी जो ड्रामा का शास्त्र है, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज है, एक नियम है, एक बना हुआ एक थियरी है, जो
ड्रामा में डांस, म्यूजिक, ये सब कुछ इसमें शामिल है। भरत मुनि ने इस चीज को माना, विश्वास किया कि जो ड्रामा है, नाट्य है, वो क्या है, क्रिएटेड बाय गॉड्स। इसकी रचना किसने की? भगवान ने की। टू एडुकेट एंड एंटरटेन पीपल, यानी लोगों को शिक्षा देने के लिए और उन्हें मनोरंजन देने के लिए इसकी एक तरह से रचना की, क्रिएट किया। तो उनके अनुसार ड्रामा क्या रिफ्लेक्ट करता है, यानी नाटक क्या रिफ्लेक्ट करता है? लाइफ एंड प्रेजेंट्स ह्यूमन इमोशंस, जीवन को, यह जीवन को रिफ्लेक्ट करता है नाटक, नाट्य शास्त्र, और मानवीय भावनाओं की बात यहां होती है। ठीक है, कैसे? बहुत ही कलात्मक तरीके से, आर्टिस्टिक मैनर में इसको प्रेजेंट करने का काम नाट्य शास्त्र का है। ठीक है, आगे भरत मुनि कहते हैं, भरत मुनि क्या कहते हैं? कहते हैं कि विभव, अनुभव और व्यभिचारी भाव जो होते हैं ना, जब आपस में मिलते हैं तो रस प्रोड्यूस होता है, यानी रसा का निर्माण होता है। ये जो सूत्र उन्होंने दिया है, दिस फेमस सूत्र, ये जो फेमस सूत्र है, यही है कोर ऑफ रसा थ्योरी, यानी उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट कह सकते हैं रसा थ्योरी का, वो यही है, विभव, अनुभव और व्यभिचारी भाव। इसी की मदद से रस थ्योरी का निर्माण होता है। इसका मतलब यह है कि सर्टेन काउजेस, जो कुछ कारण होते हैं, जो विभव है। दूसरा है एक्सप्रेशन, किसी चीज को एक्सप्रेस करना, वो अनुभव है। ठीक है, एंड ट्रांजिटरी इमोशंस, वैसी भावनाएं जो तुरंत खत्म हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। तो ये 3 प्रकार के भाव हैं, विभव, अनुभव और व्यभिचारी भाव। ये टुगेदर क्रिएट करते हैं एस्थेटिक एक्सपीरियंस, एक सौंदर्य का अनुभव कराते हैं, जिसको हम रस कहते हैं या रसा थ्योरी कहते हैं। बाद में अभिनव गुप्ता ने क्या किया? उन्होंने रस थ्योरी को, रसा को एक्सप्लेन किया और कहा, इज नॉट द पर्सनल इमोशन, केवल व्यक्तिगत भावना ये नहीं है किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी पात्र का, बल्कि यह एक यूनिवर्सलाइज्ड इमोशन है, यह एक सार्वभौमिक, इसको कहते हैं यूनिवर्सल है ये इमोशन, एंजॉयड बाय द ऑडियंस, जिसको एंजॉय कौन करती है? जनता करती है, दर्शक करते हैं। जो दर्शक होते हैं वो भूल जाते हैं अपना जो उनका व्यक्तिगत जो पर्सनल आइडेंटिटी है, उनकी व्यक्तिगत जो पहचान है, जब वो महसूस करते हैं तो वो कौन है वो भूल जाते हैं और वो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही शुद्ध सौंदर्य वाला आनंद। तो ये एक्सप्लेन किया किन्होंने? अभिनव गुप्त ने इसको एक्सप्लेन किया। अब हमें समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ भाव क्या है, जिसको भावा कहते हैं। तो रस को समझने के पहले हमें समझना है भाव को, जिसको भावा कहते हैं इंग्लिश में। भाव मीन्स इमोशन, आपके अंदर जो भावना है, भावना को शॉर्ट पे आप कह सकते हैं भाव। तो इमोशन और मेंटल स्टेट यानी आपकी मानसिक स्थिति। तो भरत मुनि ने इसको क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में, जो हम लोग समझेंगे इसको। पहला है स्थायी भाव, यानी परमानेंट इमोशन, जो आपके अंदर स्थायी है। द डोमिनेंट एंड लास्टिंग इमोशन, ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट भाव होती है, यानी भावना होती है, और ये लास्टिंग इमोशन रखती है। ये जो लास्टिंग इमोशन है, बहुत लंबे समय तक ये भावना चलती है। दूसरा है व्यभिचारी भाव, जिसको आप कहते हैं ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी इमोशन मीन्स कुछ ही समय के लिए है, टेम्पररी है। वैसी भावनाएं जो टेम्पररी हो, दैट सपोर्ट्स द मेन इमोशन, जो मेन इमोशन को मदद करती है। कौन है वो? व्यभिचारी भावना या भाव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो तीसरा है भाव, सात्विक भाव। क्या है? इनवॉलेंट्री फिजिकल रिएक्शंस लाइक टीयर्स, जिसको अपने आप हो जाना कहते हैं, जैसे आंसू का आ जाना, आंसुओं का आ जाना, पसीना बहना, ट्रेम्बलिंग, कांपना। तो ये क्या है? ये सात्विका भाव जिसको कहते हैं।
और जब स्थायी भाव प्रॉपरली एक्सप्रेस होता है, ऐसी भावनाएं जब एक्सप्रेस होती हैं और सपोर्टेड बाय अदर एलिमेंट्स और दूसरे तत्वों के द्वारा जब इसे मदद की जाती है तो यह रस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रकार के भावों की बात हुई है। अब हम बात करते हैं कि ये रस कितने प्रकार के हैं, तो इनको हम नवरस कहते हैं, नवरसा। 9 टाइप्स ऑफ रसास आर देयर, और इसमें हम लोग बात करेंगे एक करके। ओरिजिनली भरता मेंशन्ड 8 रसास, भरत मुनि ने केवल 8 रसों की बात की है, लेकिन जो अभिनव गुप्त थे उन्होंने 9वां रस भी इसमें जोड़ा। लेटर शांत रस यानी पीस, शांत रस जो है वॉज एडेड, उसको जोड़ा गया, मेकिंग देम 9, और 9वां रस इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो सबसे पहला आ रहा है श्रृंगार रसा यानी लव, जिसमें प्रेम की बात होती है। द किंग ऑफ रसा, इसे कहा जाता है कि सभी रसों का यह राजा है। इट अराइजेस फ्रॉम लव एंड ब्यूटी, इसकी जो शुरुआत होती है यानी इसका जो उद्भव होता है या इसका जो ओरिजिन है वो कहां से है, प्रेम और सुंदरता से है। इसमें शामिल है रोमांटिक लव यानी रोमानी प्रेम जिसको कहते हैं, एंड डिवोशन, और जिसको कहते हैं भक्ति, डूब जाना किसी चीज में। तो इट्स परमानेंट इमोशन इज रति, यानी इसका जो परमानेंट इमोशन है वो क्या है, लव है। लव को हम लोग हिंदी में रति कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हास्य रस, लाफ्टर। तो लाफ्टर जो है, हास्य रस क्या है, यह इसकी उत्पत्ति जो होती है वो ह्यूमर से होती है, HUMOUR, ह्यूमर से होती है, और ये प्रोड्यूस करती है ये रस आनंद को। ठीक है, एंड द परमानेंट इमोशन इज हंसा, लाफ्टर। इसका जो परमानेंट इमोशन है वो क्या है, हंसना है, जिसको हम कहते हैं हंसी यानी लाफ्टर है। करुणा रस, करुणा क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कंपैशन यानी दया, करुणा। ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम सॉरो, दुख से इसकी उत्पत्ति होती है, सफरिंग से इसकी उत्पत्ति होती है, एंड द परमानेंट इमोशन इज शोक, जिसको ग्रीफ कहते हैं। शोक मनाना समझते हैं, दुखी होना, तो ग्रीफ जो है वो यह इसका परमानेंट इमोशन है। तो हम लोगों ने यहां तक 3 देखा। अब चौथा हम लोग देखेंगे रुद्र रस, जिसको हम कहते हैं एंगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा है रुद्र रस, एंगर। तो एंगर क्या है, इसकी उत्पत्ति या कहां से उत्पत्ति इसकी होती है, फ्यूरी, गुस्से से, एग्रेशन से, जिसको हम कहते हैं गुस्सा, क्रोध, और जो परमानेंट इमोशन इसका है वो है क्रोध यानी एंगर। अगला जो रस है वो है वीर रस यानी हीरोइज्म, वीरता से भरा हुआ। ठीक है, यह एक्सप्रेस करता है किस चीज को, करेज को, साहस को, ब्रेवरी को, वीरता को। इसका जो परमानेंट इमोशन है उसको हम कहते हैं उत्साह, इंथुजियाज्म, जिसको हिंदी में उत्साह कहते हैं ना, इंथुजियाज्म जो है इसका परमानेंट इमोशन है। भयानक रसा, भयानक मतलब जो डरावना हो, डर हो, तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, फ्रॉम डेंजर और थ्रेट, कहीं से थ्रेट है, डर है, खतरा है, तो उससे इसकी उत्पत्ति होती है। और इसका जो परमानेंट इमोशन है वो है भय, जिसको हम कहते हैं फियर। विभत्स रसा, जिसको हम कहते हैं डिस्गस्ट, बहुत ही घिनौना जिसको कहते हैं, और बहुत ही डरावना के साथ साथ घिनौना भी। तो इट अराइजेस फ्रॉम हेट्रेड एंड अवर्जन, नफरत से, घृणा से जिसकी उत्पत्ति होती है। और इसका है परमानेंट इमोशन जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा क्या है, जिसको हम कहते हैं डिस्गस्ट। ठीक है, अगला है अद्भुत रस, जिसको वंडर कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि यह एक्सप्रेस करता है सरप्राइज को, आश्चर्य को, और क्यूरियोसिटी, जिसको आश्चर्य, सरप्राइज कहते हैं हम लोग। इसका जो परमानेंट इमोशन है वो क्या है, विस्मय,
विस्मय मतलब विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित होना, जिसको हम स्टॉनिशमेंट कहते हैं। ये 8th नंबर जो है वो है अद्भुत रसा, और 9th नंबर ऐड किया गया, 9th नंबर किसके द्वारा ऐड किया गया? अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया, ये 9th होगा, ठीक है। दिस इज द 9th, दिस इज द 8th वन, ठीक है। तो अभिनव गुप्त ने इसको ऐड किया। इट एक्सप्रेसेस, इसमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है? ट्रैंक्विलिटी यानी शांति, और स्पिरिचुअल कामनेस, जिसको हम कहते हैं दैवीय शांति, ठीक है। सो इसका जो परमानेंट इमोशन है वो क्या है? क्षमा, पीस, ठीक है। तो इस तरीके से ये 9 रस हैं। ईच रसा हैज अ प्रिजाइडिंग डेटी, हर रस के पीछे एक देवी का हाथ है। एंड सिंबॉलिक कलर, उसके पीछे कलर है जिसको हम कहते हैं रंग है, COLOUR हो गया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। शोइंग द स्पिरिचुअल एंड सिंबॉलिक, शोइंग द स्पिरिचुअल एंड सिंबॉलिक नेचर ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स, जिसकी मदद से भारतीय सौंदर्य का हम आनंद उठा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 9 रस हैं जिसको 9 रस कहा गया है। तो आगे हम बढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रस की उत्पत्ति करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। एलिमेंट्स दैट प्रोड्यूस रसा। तो सबसे पहले वे तत्व जो रस को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें सबसे पहले भरत मुनि के अनुसार विभव है, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, जो क्या है? These are the causes or situation that create emotions. They are of 2 types. 2 प्रकार के ये होते हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। यानी विभव रस में सबसे पहले जो 2 हैं उसमें से आता है पहला आलंबना, आलंबना विभवा। द मेन ऑब्जेक्ट हीरो एंड हीरोइन, इसके जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी मदद से यह भाव हमारे सामने दिखाई पड़ता है, उसमें हीरो हीरोइन शामिल होते हैं, इसको आलंबना विभव कहते हैं। उद्दीपना विभवा, उद्दीपन क्या है? यानी सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, वो वातावरण जो मदद करे, लाइक मूनलाइट, गार्डन, म्यूजिक, यानी नेचर, संगीत, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जो मदद करते हैं इन प्रकार के विभवों को बाहर आने में। दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं अनुभव, ठीक है, कंसिक्वेंस, परिणाम जिसका मिलता है वो क्या है? दीज आर द फिजिकल एक्सप्रेशंस, यानी शारीरिक एक्सप्रेशंस हैं किस चीज के? भावनाओं के, जैसे मुस्कुराना, रोना, ठीक है, रेजिंग आईब्रोज यानी भौं को चढ़ाकर दिखाना, गुस्सा दिखाना। जब कभी आप विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसमें भरतनाट्यम और जो प्रकार के जो डांस होते हैं, उसमें देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के भावों को दिखाया जाता है, चेहरे के भाव भंगिमा से दिखाया जाता है। तो ये सारे स्माइलिंग, वीपिंग, रेजिंग आईब्रोज और कांपना, ट्रेमलिंग, ये सब जो है ना, ये उसका परिणाम है अनुभव का। तीसरा क्या है? व्यभिचारी भाव, जिसको हम ट्रांजिटरी स्टेट्स कहते हैं, यानी ये कुछ ही समय के लिए होता है ये जो भाव है। सो दीज आर टेम्पररी इमोशंस, ऐसे जो भाव होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, लाइक डाउट यानी किसी चीज का शक होना, शेम शर्म आना, एक्साइटमेंट जिसको उत्तेजना कहते हैं, फटीग थकावट, चिंता इत्यादि। तो भरत मुनि ने इनको लिस्ट किया है, ऐसे 33 प्रकार के 33 टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं जिसको हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अगला आ रहा है स्थायी भाव। देखते हैं हम लोग स्थायी भाव को। स्थायी भाव जिसको हम लोग परमानेंट इमोशन कहते हैं। यस, स्थायी भाव परमानेंट इमोशन क्या है? दिस इज द डोमिनेंट इमोशन, बहुत ही प्रभावशाली, जिसका असर सब पे होता है। इन अ वर्क ऑफ आर्ट,
जब इसको कंबाइन किया जाता है जितने भी ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, विभव और अनुभव के साथ और व्यभिचारी के साथ, तो ये रस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ये सारी चीजों को बदलकर रस में बदल देते हैं। इस प्रकार रस जो है डायरेक्टली शो नहीं किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है ऑडियंस के द्वारा, ठीक है। यह एक महसूस करने की चीज है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रसा रियलाइजेशन, यानी जो दर्शक होते हैं, जो जनता होती है, ऑडियंस जो होते हैं, वो कैसे महसूस करते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग रसा इज कॉल्ड रसा निष्पत्ति, यानी रियलाइजेशन ऑफ रसा, रस को महसूस करना। जब कोई स्पेक्टेटर यानी दर्शक किसी ड्रामा को देखता है तो वो क्या क्या देखता है। पहला देखता है, ही ऑब्जर्व्स द सिचुएशन, ये विभव हो गया। ही सीज द एक्टर्स एक्सप्रेशन, ये अनुभव हो गया। और ही नोटिसेस द सपोर्टिंग इमोशंस लाइक व्यभिचारी भाव हो गया, जो सपोर्टिंग इमोशंस होते हैं। हिज ओन लेटेंट स्थायी भाव इज अवेकेंड, तब उसके अंदर जो स्थायी भाव है, यानी स्थायी भाव क्या है, परमानेंट इमोशन जो है, तब उसके अंदर वो जागृत हो जाता है, जाग जाता है, ठीक है। एंड ही एक्सपीरियंसेस एस्थेटिक डिलाइट, उसके बाद जो रस है उसकी प्राप्ति उसको होती है, वो एक्सपीरियंस करता है कि एस्थेटिक डिलाइट क्या है, वो सौंदर्य क्या है, और उस रस की प्राप्ति वो कर पाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है जिसकी मदद से रस को रियलाइज किया जाता है, किसके द्वारा, जो ड्रामा देख रहा है उसके द्वारा, और वो रियलाइज करता है और महसूस करता है, इस रस का अनुभव करता है। जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, यह जो एक्सपीरियंस है इज डिफरेंट फ्रॉम रियल लाइफ इमोशंस, यानी यह अनुभव जो है वो रियल लाइफ इमोशन से बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन रियल लाइफ हम देखते हैं कि दुख जो है, सॉरो काउजेस पेन, इससे दर्द होता है, लेकिन ड्रामा में सॉरो प्रोड्यूसेस एस्थेटिक प्लेजर, लेकिन यहां दुख देखकर हमें सौंदर्य का आनंद अनुभव होता है, जिसको हम कहते हैं करुणा रस। यानी करुणा, हमारे अंदर जो दया है, करुणा है, ठीक है, वो हमारे अंदर जागृत हो जाती है। जो ऑडियंस यानी जनता है या दर्शक है, वो एंजॉय करते हैं उस भावना को विदाउट पर्सनल सफरिंग, व्यक्तिगत दुख को भूलकर वो ऑडियंस एंजॉय करती है उस भावना को जो वहां दिखाया जा रहा है। अभिनव गुप्त ने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया दिस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन को साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण करना मतलब साधारण कर देना, सारे लोगों के लिए कॉमन कर देना, जिसको यूनिवर्सल हम लोग कहते हैं। सो द इमोशंस बिकम यूनिवर्सल, इसलिए ऐसी भावनाएं यूनिवर्सल हो जाती हैं और साधारण तरीके से सारे लोगों को यह समझ में आने लगता है ये सारी चीजें। ऑन द स्पेक्टेटर्स एक्सपीरियंस देम एज प्योर आर्ट, एक बिल्कुल शुद्ध कला के रूप में जनता जो है, दर्शक जो है, इसका अनुभव करते हैं। नॉट पर्सनल रियलिटी, और कोई व्यक्तिगत रियलिटी इसमें नहीं होती है। तो इस तरीके से एक यूनिवर्सलाइजेशन करने से इसको महसूस किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रस थ्योरी, अगर देखा जाए तो रस थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ रस थ्योरी, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। भारतीय साहित्य समालोचना का यह एक आधार तैयार करने का श्रेय जाता है रस थ्योरी को। इसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया संस्कृत ड्रामा को, क्लासिकल डांस को, लाइक भरतनाट्यम एंड कथक। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि इस प्रकार के जो क्लासिकल डांस होते हैं, जिसको भरतनाट्यम और कथक कहते हैं, इसमें इन सारे भावों को प्रस्तुत किया जाता है और जनता इस रस को अनुभव करती है। ठीक है, म्यूजिक में और पोइट्री में भी इसका उपयोग होता है। इसमें एक्सप्लेन किया जाता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी इसको हम कहते हैं मानसिक प्रभाव, उस कला का जो ऑडियंस देखती है उसके ऊपर इसका असर दिखाई पड़ता है, मानसिक रूप से इसका असर दिखाई पड़ता है। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ द ऑडियंस
कि जनता या दर्शक या श्रोता जो होते हैं उनका रोल क्या है इन कंप्लीटिंग द आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस, और किसी भी सौंदर्य और कलात्मक अनुभव को कंप्लीट करने में ऑडियंस का क्या रोल है यह हाईलाइट किया जाता है रस थ्योरी के द्वारा। इट कनेक्ट्स लिटरेचर विथ फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, और यह जोड़ता है, यह जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो जोड़ता है किसके साथ? फिलॉसफिक यानी दार्शनिकता और स्पिरिचुअलिटी दैवीय चीजों के साथ, दोनों का कनेक्शन जोड़ने का काम रसद थ्योरी का है। सो रसद थ्योरी इज नॉट लिमिटेड टू एंशिएंट टेक्स्ट, केवल यह पुराने और ऐतिहासिक थ्योरी के साथ केवल यह लिमिटेड नहीं है, बल्कि मॉडर्न सिनेमा में भी इसका यूज होता है, थिएटर में इसका यूज है। इमोशनल अपील बेस्ड ऑन रसा प्रिंसिपल्स, यानी रस के प्रिंसिपल के आधार पर लोगों को इमोशनल करना इसका बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। इसीलिए मॉडर्न सिनेमा और थिएटर में इसे यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा ये प्रभावशाली हो जाता है। अगर हम इसकी तुलना करें, कंपैरिजन करें वेस्टर्न थ्योरी के साथ और एस्थेटिक्स के साथ, तो ये क्या है? कंपैरिजन विद वेस्टर्न एस्थेटिक्स। रसा थ्योरी जो है ऑफन कंपेयर्ड विद द थ्योरी ऑफ कैथारसिस, जिसको हम कहते हैं जिसमें परगेशन होता है, जिसे एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है, फियर एंड परगेशन जिसमें होता है। एरिस्टोटल ने अपने फेमस वर्क पोएटिक्स में इसका यूज किया था। पोएटिक्स में एरिस्टोटल मानते थे दैट ट्रेजेडी प्यूरिफाइज, जो दुखांत नाटक होते हैं वो प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं हमारी भावनाओं को, यानी जो दया है और डर की मदद से। जब जनता दर्शक देखते हैं उस ड्रामा को, तो उन्हें जो दिखाया जाता है स्टेज पर उससे उन्हें दया आती है, उन्हें डर महसूस होता है और उनकी भावनाएं परिष्कृत होती हैं, शुद्ध होती हैं। यद्यपि कि रसा थ्योरी जो है वो बहुत ही विस्तृत है, बड़ा है, केवल कैथारसिस तक लिमिटेड नहीं है। इट एक्सप्लेन्स नाउ नॉट ओनली ट्रेजेडी, केवल इसमें दुख की बात नहीं होती है, बल्कि जितने प्रकार के भी फॉर्म्स हैं इमोशनल एक्सपीरियंस के, वो सारे महसूस किए जाते हैं रस की मदद से, रस थ्योरी की मदद से। जबकि कैथारसिस फोकसेस ऑन प्यूरिफिकेशन, केवल इसकी बात प्यूरिफिकेशन तक लिमिटेड है, इसलिए रस का फोकस जो है वो एस्थेटिक एंजॉयमेंट तक गया है, सौंदर्य जिसको कहते हैं उसका अनुभव तक गया है, यानी इसका जो एरिया है वो बहुत विशाल है। फिर भी रसा थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना की गई, क्या था कि इसके ग्रेटनेस के बावजूद इसके कुछ लिमिटेशंस बताए गए, इसके अंदर कुछ सीमितता बताई गई। लिमिटेशन से वो क्या है? पहला है इट एम्फेसाइजेस इमोशन मोर देन इंटेलेक्चुअल कंटेंट। वो कहते हैं कि सिर्फ ये भावना पर इसमें जोर दिया गया है, इसमें बौद्धिक कंटेंट का यूज नहीं है, उस पर कोई जोर नहीं दिया जाता है, यानी बौद्धिकता पर जोर नहीं है। इट वॉज ओरिजिनली डिजाइन फॉर ड्रामा, इसको ड्रामा के लिए डिजाइन किया गया, नॉट नॉवेल्स और मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर। और नए प्रकार की जो चीजें थी लाइक उपन्यास और आधुनिक एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर हैं, उसके लिए इसको डिजाइन नहीं किया गया है। इट मे नॉट फुल्ली एक्सप्लेन सोशल एंड पॉलिटिकल लिटरेचर, यानी यह सामाजिक और राजनीतिक साहित्यों की यह विवेचना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर भी ये जो क्रिटिसिज्म है डू नॉट रिड्यूस इट्स वैल्यू, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो उपयोगिता है, इसका जो महत्व है वो कम नहीं होता है। इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट सिस्टमेटिक एस्थेटिक थियरीज इन द वर्ल्ड लिटरेचर। पूरे विश्व के साहित्य में इस सौंदर्य की थियरी का जो वैल्यू है वो बहुत ही सिस्टमेटिक है और बहुत ही पावरफुल है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे और देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है, हमें क्या समझना चाहिए इसके निष्कर्ष से। तो रसद थ्योरी जो है वो इंडियन पोएटिक्स और एस्थेटिक्स, काव्य और सौंदर्य का यह एक हार्ट है, हृदय है, सेंटर पॉइंट है, हृदय है। डेवलप्ड बाय भरत मुनि, जिसको भरत मुनि के द्वारा इसे डेवलप किया गया नाट्य शास्त्र नामक शास्त्र में,
और इसे एलेबोरेट किया गया और भी विस्तृत किया गया अभिनव गुप्त के द्वारा। और यह एक्सप्लेन करता है, ये जो थियरी है वो एक्सप्लेन क्या करता है, आर्ट क्रिएट्स इमोशनल, ठीक है, आर्ट क्रिएट्स इमोशनल डिलाइट, यानी कला से भावनात्मक आनंद की प्राप्ति होती है। सो इस थियरी के अनुसार लिटरेचर और ड्रामा दोनों सफल होते हैं ओनली व्हेन दे प्रोड्यूस रस। और किसी साहित्य में जब ड्रामा और साहित्य में तभी सफलता उसको मिलती है जब उससे रस की प्राप्ति होती है, किसको, जनता को। यानी आप कह सकते हैं कि रसा थ्योरी जो है वो इंडियन पोएटिक्स और एस्थेटिक्स का एक हृदय है, जिसे भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में लाया गया, डेवलप किया गया, और अभिनव गुप्त ने उसको और भी एक्सप्लेन किया और कहा कि कला जो है वो भावनात्मक आनंद को देती है। और इस थ्योरी के अनुसार साहित्य और ड्रामा दोनों तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब उससे रस की प्राप्ति होती है जनता को। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। रस जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है ऑर्डिनरी इमोशंस को, जो आम भावनाएं होती है ना, उसको एस्थेटिक प्लेजर में कन्वर्ट करने का काम रसा थ्योरी का है, रस का है। सो इट मेक्स लिटरेचर मीनिंगफुल, यह साहित्य को बहुत ही सारगर्भित बना देता है, प्लस बहुत पावरफुल और इंजॉयबल बना देता है। इवन टुडे, आज भी जो थ्योरी है वो बहुत ही रेलेवेंट है थिएटर में, सिनेमा में और पोइट्री में। यानी अभी भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि रसा थ्योरी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, वेस्टर्न थ्योरी में इसको कैसे लिया गया है, प्लस यह कैसे आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और कैसे इसका रस लोग लेते हैं, एंजॉय करते हैं। सो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।